आपके साथ आस्था कौशिक। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के इतर पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान सीमा विवाद को लेकर चर्चा हुई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद का राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया और कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर जमीन भारत से छीन ली है, जिस पर अब संग्राम छिड़ा है। बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कह दिया कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने पर उतर आए हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी लद्दाख में है, कार्यक्रम कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर उन्होंने देश के उस छोर से मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है और अपनी बात को दोहराते हुए कह दिया, चीन ने भारत की जमीन छीनी है। लोगों ने बताया कि चीन ने हमारी हजारों किलोमीटर जमीन छीनी है। दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी ने 1 इंच नहीं छीना। यहाँ आने पर खासतौर से जब मैं पैंगोंग लेक में था तो एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन ली है। हजारों किलोमीटर जमीन हिंदुस्तान की चाइना ने हमसे छीनी है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऑपोजिशन की मीटिंग में कहा कि हिंदुस्तान का 1 इंच किसी ने नहीं लिया है। यह सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है और प्रधानमंत्री जी सच नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि चीन की सेना लद्दाख की सीमा में घुस आई है और जमीन पर भी कब्जा कर रही है। और इसी बयान के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है और मानो एक बार फिर वो हिट विकेट हो गए। चीन की सेना जब तिब्बत में अत्याचार कर रही थी, चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी, तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत कर 3,500 टन 3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये उस जमाने में हिंदी चीनी भाई भाई का प्यार था और आज जो है वो इकरार है। तो मैं इस विषय पर जवाब चाहता हूं कि ये साफ करें 2 बातें। इतिहास में आपने भूल नहीं की है, यह ऐतिहासिक अक्षम्य अपराध जैसी श्रेणी है कि आप उस देश को जिससे आपकी दुश्मनी साफ दिखने लगी थी, उसकी फौज को रसद पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज हम औपचारिक रूप से यह बात कहते हैं देश की जनता की तरफ से कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक करे। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर घमासान मचा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है और देश को बदनाम करने की साजिश बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई और जानकारी है कि चीन ने प्रधानमंत्री मोदी से सीमा विवाद पर बातचीत का अनुरोध किया था। भारत के विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एलएसी के मुद्दे को उठाया, सीमा विवाद की चिंताओं को उठाया गया, भारत की तरफ से शांति की बात कही गई, दोनों देशों के बीच सहमति भी बन गई। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी सीमा विवाद को सुलझाने के मसले पर अडिग है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए सवाल पर बीजेपी हमलावर है। ये जो बात करते हैं, ये शुद्ध रूप से जो भारत बैशिंग ब्रिगेड है उसको ये संदेश भेजने की कोशिश करते हैं कि भैया तुम भारत को बदनाम करने की दिशा में हमने ये कह दिया, तुम उसको आगे बढ़ाओ। तो ये सुपारी देते हैं, कभी सुपारी लेते हैं और कभी सुपारी देते हैं। और दोनों तस्वीर देश के सामने उस समय आ रही है जब नई दिल्ली में होने वाले G20 की बैठक में सिर्फ 2 हफ्ते का समय बचा है। G20 की बैठक 8 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में होनी है। इसमें शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली आ रहे हैं। चीन और रूस भी G20 के सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी इन दिनों अमेठी के दौरे पर है, जहां वो लगातार जनता से संवाद कर रही हैं। हालांकि अमेठी से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उन्होंने निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि लोकतंत्र में कोई कहीं से भी चुनाव लड़े, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन्होंने पहले अमेठी की जनता का अपमान किया, क्या जनता उन्हें माफ करेगी? मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े, लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला? आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव, एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल की जोड़ी ने इस 1 साल में कई सियासी रिकॉर्ड भाजपा के नाम किए हैं। यहां तक कि रामपुर में 40-45 साल बाद भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बीजेपी को जीत मिली और निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम में बीजेपी ने भगवा लहरा दिया। इन उपलब्धियों पर खुद भूपेंद्र चौधरी का क्या कहना है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने थे और इन 1 साल में उन्होंने चुनौतियों की चिंता छोड़ अपने काम पर फोकस रखा और जो भी चुनाव उनके सामने आए एक तरफा जीत बीजेपी की झोली में डाल दी। चाहे उपचुनाव हो या फिर निकाय चुनाव, हर कदम पर उन्होंने नतीजों से जवाब दिया और अपने नाम कई उपलब्धियां दर्ज कर ली। और महामंत्री संगठन धर्मपाल और भूपेंद्र चौधरी की जोड़ी के नाम इन 1 साल में कई रिकॉर्ड दर्ज हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संगठित रखा, 90,000 से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी में आए। रामपुर में 40-45 साल बाद बीजेपी जीती। निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम में जीत हुई। यानी भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल की जोड़ी ने 1 साल में कई ऐसे रिकॉर्ड तोड़े और रिकॉर्ड बनाए जो अब यूपी बीजेपी को मजबूती दे रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटों को जीतने का दावा किया जा रहा है। हालांकि ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं। आपके विशिष्ट लोगों से मिलना भी था लोकसभा के अनुसार, और घर घर जनसंपर्क का भी अभियान हमें करना था। तो पूरे सारे कार्यक्रम के स्वरूपों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की तपस्या और मेहनत का परिणाम है कि हम पहले स्थान पर रहे। इसके अलावा नगर निकाय चुनाव हुए, तो नगर निकाय चुनाव में पहली बार देश में या प्रदेश में किसी राजनीतिक दल को इतना बड़ा जनादेश नगरीय चुनाव में नहीं मिला होगा। पहली बार भाजपा को मिला। हम सभी नगर निगम के मेयर जीते, सभी नगर निगम के बोर्ड में सभासद मेजोरिटी भाजपा जीती, सब जगह भाजपा का बहुमत। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने सबसे पहले कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। यहाँ तक कि विपक्ष में सेंध लगाकर कई बड़े बड़े नेताओं को भी पार्टी से जोड़ा और फिर 1 साल में 1.5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता समायोजित किए गए। इनमें से अकेले सहकारी समितियों में बीजेपी के 90,000 कार्यकर्ता समायोजित हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इन सारी सरकार की योजनाओं में भेदभाव खत्म किया है और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत जो भी लाभार्थी है पूरी ईमानदारी से डायरेक्ट
बेनिफिट के माध्यम से उनके खाते में पैसा जा रहा है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है और किसी के आगे पीछे घूमने की जरूरत अब किसी गरीब को नहीं है। उसे सरकार के प्रति जो उसका विश्वास है, जो हमारा सरकार का कमिटमेंट है, हमारी कल्याण के साथ, अंत्योदय की योजनाओं के साथ हमारी पार्टी जुड़ी है और हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार उस विषय को कहते भी हैं। भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल ने यूपी में चुनावी माहौल तैयार करने के लिए ताबड़तोड़ दौरे किए। वहां खुद जाकर सियासी माहौल को समझा। भूपेंद्र चौधरी ने संगठनात्मक 98 जिलों में 220 से ज्यादा कार्यक्रम किए। वहीं महामंत्री संगठन धर्मपाल ने पार्टी की बैठकें की, कार्यकर्ताओं से उनके क्षेत्रों में जाकर मिले, उनसे सीधा संवाद किया, बूथ मजबूत करने के लिए हर घर दस्तक दिए। और इसी का परिणाम है कि बीजेपी उपचुनाव के साथ ही निगम के चुनाव में बम्पर जीत दर्ज की और ये कारवां आगे भी जारी है, क्योंकि घोसी उपचुनाव के बाद लोकसभा का इम्तिहान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर, सीएम योगी ने की सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा। जन सहयोग से सफल होगी परियोजना। कहा चौक चौराहों, शिक्षण संस्थानों में जरूरी हो सीसीटीवी। लोग चाहें तो अपने पास रखें सीसीटीवी फुटेज। जरूरत पड़ने पर पुलिस को देनी होगी फुटेज। यूपी 18 सेफ सिटी वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पहले चरण में 17 नगर निगम बनेंगे सेफ सिटी। दूसरे चरण में 57 जिला मुख्यालय बनेंगे सेफ सिटी। तीसरे चरण में 143 नगर पालिकाओं को जोड़ा जाएगा। हर सप्ताह में पुलिस थाने को करें सीसीटीवी से लैस। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, सेफ सिटी की ये जो परियोजना है, धीरे धीरे इसका विस्तार होगा और किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, विस्तार से मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया आज। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा की और इस समीक्षा बैठक में सभी जो पुलिस विभाग के अफसर रहे वो भी मौजूद रहे और अलग अलग विभागों के अफसरों को इस बैठक में बुलाया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत समीक्षा की और इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि सभी नगर निगमों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए और जितने भी थाने हैं, पुलिस थाने, उनको सप्ताह भर के भीतर ही सीसीटीवी उनमें लगाए जाएं। चौराहे, अस्पतालों में सीसीटीवी होने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिकता के आधार पर ये निर्देश दिए हैं कि सभी जो अफसर हैं इसका पालन करें और यही नहीं, जितने भी विभाग हैं, अगर जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी जिम्मेदारी है कि अस्पतालों में पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए। और 18 सेफ सिटी वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सीसीटीवी का कार्य पूरा करा लिया जाए। चौक चौराहे, अस्पताल, शिक्षण संस्थान में सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से और पारदर्शी व्यवस्था के लिहाज से ये बिल्कुल ये बहुत आवश्यक है और सब लोग ये फुटेज भी अपने पास रखें ताकि वक्त आने पर पुलिस को भी दिखाया जा सके। आम लोगों के लिए भी सीएम योगी ने यही हिदायत दी है। शुक्रिया आपका अपडेट के लिए। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के विरोध में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि आज अमरमणि और मधुमणि त्रिपाठी की रिहाई हो सकेगी। मधुमिता हत्याकांड में सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता जेल से रिहा हो सकते हैं। अमरमणि गोरखपुर की जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। वकील कामिनी जायसवाल निधि शुक्ला की तरफ से पेश हुई। तो अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार किया और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि पति और पत्नी दोनों की रिहाई आज हो सकती है। सीधे अब आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं गोरखपुर से। जैसे ये खबर आई रामगोपाल, चाहे वो महाराजगंज हो जहां पर पैतृक निवास है अमरमणि का, चाहे वो गोरखपुर हो जहां पर वो जेल में है, मतलब इलाज करा रहे हैं, ज्यादातर वक्त तो उनका इलाज में ही बीता है, लेकिन जेल मैनुअल की जो प्रक्रिया होती है कि कोई बंदी अगर अपना इलाज करा रहा है उस लिहाज से उस मेडिकल कॉलेज को सिक्योर किया जाता है। लेकिन रिहाई के आदेश क्या आज ही आएंगे, आज ही रिहा होंगे अमरमणि?
बिल्कुल, अब से कुछ ही देर में वो आदेश पे साइन जिलाधिकारी के हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त जिलाधिकारी के जो कैंप ऑफिस है वहां पे फॉर्मेलिटीज चल रही हैं। आरटीओ विभाग वहां पे मौजूद है, 5 गाड़ियां वहां पे आई हुई हैं। तो जो बॉन्ड भरे जाने हैं दोनों लोगों की रिहाई को लेकर, उसका उन गाड़ियों के कागज का सत्यापन हो रहा है और साथ ही वहां पे जो और आला अधिकारी है उन पूरी कानूनी प्रक्रिया का उसका वहां पे पालन हो रहा है। और ये देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और जो उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश है उसी के तहत इस काम को किया जाए। तो अब से कुछ ही देर में जिलाधिकारी का साइन हो जाएगा और आप ये मानिए कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ही जिलाधिकारी उस फाइल पे साइन कर देंगे, जिससे इनकी रिहाई का जो रास्ता है वो एकदम साफ हो जाएगा। और जैसे ही जिलाधिकारी उस फाइल पे साइन करेंगे, बॉन्ड पेपर, बेल पेपर तैयार है और तुरंत वो उस फाइल को गोरखपुर जेल भेजा जाएगा और गोरखपुर जेल के अंदर करीब 10 मिनट की फॉर्मेलिटी है। वो वहां पे फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद वो कागज वहां से कोई जेलर लेके सीधे इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज के जो प्राइवेट वार्ड है यहां पे आएंगे और यहीं पे चूंकि दोनों अमरमणि और उनकी पत्नी यहीं पे भर्ती हैं, तो यहीं पे उनका इलाज चल रहा है, वो यहां पे आएंगे और उनको बाकायदा बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपको जो है छोड़ दिया गया है, चूंकि आपका चाल चलन अच्छा था, तो अब आपकी रिहाई की जाती है। तो इनको बाकायदा यहाँ पे कागज दिया जाएगा, उस रिहाई का कागज दे दिया जाएगा। बिल्कुल, यानी अभी कुछ वक्त लगेगा, कुछ घंटों का वक्त है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि रिहाई आज ही हो सकती है। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आयुर्वेद